अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि अ, अगर हम आईडी पाकिस्तान की खोलते हैं, तो उसके टैक्सेशन के मसाइल क्या होंगे? टैक्स कैसे मैनेज होगा? कैसे हम लोग टैक्सेस पे करेंगे? क्या हम अमेरिका में टैक्स पे करेंगे, पाकिस्तान में टैक्स पे करेंगे? देखें, एक बात क्लियर है कि टैक्सेस हमेशा उस मुल्क में पे होते हैं, जहां मनी लैंड करती है। जिस मुल्क में मनी आ रही होती है, टैक्स हमेशा उस मुल्क में पे किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से बैठ के जब आप अमेरिका की आईडी खोलते हैं, पैसे ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में आते हैं, टैक्सेस भी ऑस्ट्रेलियन एटीओ को दिए जाते हैं, आईआरएस को नहीं दिए जाते। इसी तरीके से पाकिस्तान की आईडी से जब डॉट कॉम का अकाउंट बनाएंगे, पैसे आपके पेयोनीर के थ्रू पाकिस्तानी बैंक में आएंगे। डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक में नहीं आएंगे आपके पैसे। आपके पैसे बीच में पेयोनीर ही से आने हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है? जब पैसे आपके पाकिस्तानी बैंक में आएंगे, तो आप हिसाब किताब टैक्सेस एफबीआर को देंगे। इसका आईआरएस से कोई लेना देना नहीं। आईआरएस आपसे 1 टका भी नहीं लेगा, ठीक है? अमेरिका में जो टैक्सेस आप पे करेंगे, उन्हें हम सेल्स टैक्स कहते हैं। सेल्स टैक्स तो दुनिया का हर मुल्क आपसे लेगा जहां कंज्यूमर आपसे सामान खरीदता है। और वो सेल्स टैक्स अब अमेज़न ने इतना ऑटोमेट कर दिया कि अब हम सेल्स टैक्स भी बॉदर नहीं करते हम लोग। वो अब वो यानी कि अमेज़न ने मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर टैक्स के नाम से एक ऑटोमेशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें अमेज़न कहता है कोई बात नहीं, आप कैलिफोर्निया में बेचेंगे, हम टैक्स निकाल लेंगे। हम बायर से वो टैक्स निकाल के कैलिफोर्निया के स्टेट डिपार्टमेंट में जमा करा देंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले हमारे लिए यही रोला रहता था हर वक़्त, टैक्स ही कैलकुलेट करते रहते थे बैठ के हम लोग। हिसाब-किताब ही लगाते रहते थे, किस स्टेट से ऑर्डर आया है, यहाँ टैक्स जमा कराओ, यहाँ टैक्स जमा कराओ। फिर हमने taxjar.com और इस तरह की एप्लीकेशंस भी ली हुई थी। वो हमारे लिए कंप्यूट कर लेते थे कि आपके इतने ऑर्डर्स आए हैं, ये चेक आप वहाँ जमा करा दो, ये चेक आप यहाँ जमा करा दो। तो चलें, लेकिन वो सर्विसेज़ के पैसे देने पड़ते थे हम लोगों को। तो मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर टैक्स का फ़ायदा ये हुआ कि अमेज़न खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, खुद ही हिसाब-किताब कर लेता है और हमें कुछ भी नहीं करना। तो पाकिस्तानी आईडी से जब मैं अमेरिका में बिज़नेस करूँगा, तो सेल्स टैक्स अमेज़न जाने, कंज़्यूमर जाने, मैंने एक चीज़ $10 की लगाई है, मुझे $10 माइनस कमीशन, माइनस स्टोरेज मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, फुल स्टॉप। सेल्स टैक्स क्या है $10 के ऊपर? 90 सेंट है या $1 20 सेंट है, आई डोंट केयर। अमेज़न जाने, स्टेट गवर्नमेंट जाने। क्लियर हो गया पॉइंट? जबकि यूके में थोड़ा डिफरेंट है ये। यूके में मुसीबत ये है कि मैं जो प्राइस लगा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरा सेल्स टैक्स है क्या इसके ऊपर। यूके का ये मसला है। यूके की मुसीबत ये है कि किसी के ऊपर सेल्स टैक्स 20% है, किसी पे 7.5% है, किसी पे 0 है। वो इतने डिफरेंट सेल्स टैक्सेस हैं और वो भी मेरी फाइनल सेलिंग प्राइस के ऊपर है। वो एक अनइक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाती है उससे, ये बड़ी मुसीबत है। अमेरिका की ये अच्छी बात है, मैंने जो प्राइस लगा दी उससे ऊपर टैक्स पड़ रहा है। तो हम सारे सेलर्स $10, $10, $10, $9, $8, $7, $11 लगा रहे हैं, टैक्सेस उसके ऊपर पड़ रहे हैं। यूके के अंदर ये हो रहा है कि किसी ने 7 पाउंड लगाया, किसी ने 8 पाउंड लगाया, किसी ने 10 पाउंड लगाया, किसी ने 11 लगाया, किसी ने 12 लगाया। मुसीबत ये है कि किसी का 20%, किसी का 7.5%, किसी का 6.5%, किसी का 0। अब वो हम लोग परेशान हैं कि प्रॉफिट इसका ज़्यादा है कि मेरा ज़्यादा है। ये एक मसला है यूके का। अच्छा चलें, खैर ये तो बाद की डिस्कशन है। हमें ये पॉइंट समझना है कि सेल्स टैक्स यूके में पे होंगे आपके। वैट आपको यूके में पे करनी पड़ेगी। तो आप पाकिस्तानी आईडी बनाएँगे, पाकिस्तानी एओपी के ऊपर बनाएँगे, अकाउंटेंट आपका यूके में आपके लिए टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करेगा, आपके लिए वैट रिटर्न्स भी फाइल करेगा। सॉरी, वैट रिटर्न्स फाइल करेगा, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा। टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में फाइल होगा। पाकिस्तान में आपका अकाउंटेंट। तो अब पाकिस्तान में अकाउंटेंट्स का काम आने वाला है। अब इनका बिज़नेस भी स्टार्ट होने वाला है। भाई $5 बिलियन सँभालना है हम लोगों ने। अगले 5-6 सालों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, 5 से $10 बिलियन का रेवेन्यू जिसे हमें हैंडल करना होगा। 5 से $10 बिलियन को हैंडल करने के लिए हज़ारों अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे। तो ये अब एकदम अकाउंटेंट्स की एक इंडस्ट्री पूरी क्रिएट होने वाली है आप लोगों की। आईपीओ के लॉयर्स की क्रिएट होने वाली है, अकाउंटेंट्स की क्रिएट होने वाली है, लिटिगेशन लॉयर्स की क्रिएट होने वाली है। अभी अच्छा खासा इन लोगों के पास काम आने वाला है।
तो 5 से 10 बिलियन डॉलर का मतलब ये है कि कमीशन निकाल के, स्टोरेज निकाल के, खर्चे-वर्चे निकाल के आधी अमाउंट तो पाकिस्तान आएगी ना आपकी। कम से कम 2.5 से 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में लैंड करेगा। वो जो 2.5 से 3 बिलियन डॉलर लैंड करेगा, जो नेट प्रॉफिट है वो 500 मिलियन डॉलर तो होगा कम से कम। वैसे 500 भी हो सकता है, 1 बिलियन डॉलर भी हो सकता है। और ये है ई-कॉमर्स का रेवेन्यू। मैं एजेंसियों का, फ्रीलांसर के रेवेन्यू की तो बात ही नहीं कर रहा। वो तो हमारा ऑलरेडी 10 बिलियन का प्लान है। वो 10 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी मास्टर प्लान बना हुआ है हमारा। 1 मिलियन लोगों के हाथ में बीबीसी पहुँचा दो, 10 बिलियन डॉलर पक्का। कैसे? 1 मिलियन में से सिर्फ 1 लाख पैसे बनाएगा, 90% नहीं बनाएँगे, बहुत कम बनाएँगे। आप कैलकुलेट करके देख लें, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन दी हुई है कि 10 बिलियन डॉलर का पूरा रेवेन्यू है वो। और मज़े की बात है, वो वाला 10 बिलियन डॉलर नेट प्रॉफिट है, वो जेब में आ रहा है। जबकि ये वाला जो है ना, इसमें नेट प्रॉफिट कम है, इसमें 500 मिलियन, 1 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होगा। ई-कॉमर्स बिज़नेस है भाई, ट्रेडिंग का बिज़नेस है। सामान बेच रहे हैं ना, फिजिकल सामान बेच रहे हैं। वो तो सर्विसेज़ है। वहाँ तो सीधी-सीधी मलाई जेब में आ रही है आप लोगों के। तो पैसे हमारे अब दोनों तरफ से बनेंगे। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो बन जाएँगे हमारे 10-15 बिलियन डॉलर की गेम है ये पूरी। मज़े की बात है, अमेज़न इतना बड़ा है। अमेज़न इतना बड़ा है। इतना बड़ा है कि हमें वो 10-15 बिलियन डॉलर की एक हमारे मुल्क में इकोनॉमी क्रिएट करके दे रहा है हमें। ये वो मुल्क है जिसमें 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है। तो भाई 15 बिलियन डॉलर इतना बड़ा, वो भी सीधा-सीधा नेट प्रॉफिट की शक्ल में अगर आ जाए, तो मौजें हैं हमारे मुल्क में, मौजें हो जाएँगे। सबकी मौजें। टैक्स डिपार्टमेंट भी खुश है भाई, उसको टैक्स मिल रहा है। अकाउंटेंट्स भी खुश, लॉयर्स भी खुश, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रही हैं, इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई भाई। और क्या चाहिए? ठीक है? तो चलें, ये पार्ट क्लियर हो गया हम लोगों को। हमने ये समझ लिया कि वैट इंग्लैंड में पे होगा, उसका वैट रिटर्न फाइल हुआ करेगा, वहाँ का अकाउंटेंट हमारा वैट रिटर्न फाइल किया करेगा, पाकिस्तानी अकाउंटेंट हमारा टैक्स रिटर्न फाइल करेगा एफबीआर के साथ, क्योंकि रेवेन्यू पाकिस्तान में आ रहा है। इसी तरह अमेरिका के अंदर हमें किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं हो रहा। वो तो अमेज़न ने स्टेट के साथ डायरेक्ट ही ऑटोमेशन पे लगा दिया। तो अमेरिका के अंदर जहाँ प्लस पॉइंट है, वहाँ माइनस पॉइंट भी हैं, हर मुल्क के हैं। तो वहाँ ये मज़े हैं कि वहाँ कोई अकाउंटेंट नहीं, कुछ भी, बड़ा सिम्प्लिफाइड हमारा प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। अब आइए पाकिस्तान के टैक्स रिटर्न को समझ लेते हैं। पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगा और टैक्स किस बेसिस पर होगा? क्योंकि टैक्स के नाम से डरते हैं पाकिस्तान में लोग। मुझे तो हैरत होती है जब लोग एफबीआर को बुरा-भला कह रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, टैक्स के नाम से डर रहे होते हैं। पता नहीं है डर और खौफ क्यों है? शायद इसलिए है कि माँ-बाप ने, पिछली जनरेशन ने शायद डराया हो बहुत ज़्यादा। या शायद इसलिए डरते हैं कि टैक्स एफबीआर वालों के नोटिसेस बड़े आते होंगे लोगों को। मैं ये समझता हूँ कि आप, मुल्क है भाई हमारा, हमारा मुल्क है, नोटिस आ रहे तो आने दें। नोटिस आता है तो आने दें। आपने अगर कोई गलत काम ही नहीं किया, तो अकाउंटेंट्स को बोलें, लॉयर्स को बोलें, जाओ हैंडल करो। शायद लोग इसलिए डरते हैं कि अकाउंटेंट भी महँगा है, लॉयर भी महँगा है, इतना खर्चा कौन पालेगा? शायद लोग इसलिए डरते हैं, शायद। शायद इसलिए आसानी से कह देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई आ रहा है तो हैंडल करने दो भई। लॉयर्स को हैंडल करने दो, अकाउंटेंट्स को हैंडल करने दो। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो डर किस चीज़ का आपको? तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो तो अपनी कंप्लायंस कर रहा है। करने दें उनको कंप्लायंस आप। करने दें। आपका अकाउंटेंट उसको हैंडल करे, उसको मैनेज करे, उनको सँभालें, जो भी, अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो किस बात का डर है फिर आपको? तो शायद लोग अभी टैक्स नेट में डर रहे हैं, डरते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में टैक्सेस कैसे पे करने हैं, उनकी क्या हिसाब-किताब होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा? बड़ा सिंपल है, वो ये है कि जब रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है, उस रेवेन्यू को हमने एज़ अ रेवेन्यू डिक्लेयर करना है। अब वो पेयोनीर से आए, डायरेक्ट बैंक में आए, जैसे भी आए, जहाँ पे आपको रिबेट चाहिए होती है, जहाँ पे आपको टैक्स अ बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे डिक्लेरेशन का प्रॉब्लम आता है। इसलिए कि गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं, स्टेट बैंक हो गया, वो ये कहता है कि आपको रिबेट क्लेम करनी है अपनी एक्सपोर्ट की, तो चलें मुझे साबित करें कि आपकी ये इनकम आई। वो साबित करने में मुसीबत हो जाती है हमारे लिए।
क्योंकि वो पेमेंट डायरेक्ट बैंकिंग चैनल से नहीं आई, बल्कि वो पेमेंट तो हमारी पेयोनीर से आई है। पेयोनीर जो है वो हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो उन ट्रांज़ैक्शंस को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा, लोकेट नहीं कर पा रहा, टैग नहीं कर पा रहा बेसिकली। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेज़ हैं। लेकिन अगर आपके पास रेवेन्यू आ रहा है जिसमें आपने कोई रिबेट नहीं क्लेम करना, क्योंकि आपने सामान ही चाइना से खरीदा था। जब आपने सामान ही चाइना से खरीदा था तो रिबेट किस बात का? कोई रिबेट ही नहीं है आपका तो। आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया टेक्निकली। अच्छा, जब आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो फिर ये किस बात का रेवेन्यू है? जी, ये बिज़नेस का रेवेन्यू है, तो भाई पेयोनीर हो, बैंक हो, जो भी हो दिखा दो। दिखा दें फिर आप, डर किस बात का? अच्छा जी, टैक्स बहुत चार्ज करें। भाई टैक्स ऐसे नहीं चार्ज होता, टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पे चार्ज होता है। नेट प्रॉफिट क्या है आपके बिज़नेस का? आप पूरे साल में आपने कोई $1 मिलियन का सामान बेचा अमेज़न के ऊपर। $1 मिलियन में से आप कहते हैं जी मैंने तो बड़ी मुश्किल से $1.5 लाख का प्रॉफिट बनाया था। वो $1.5 लाख पूरे साल का ग्रॉस प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट नहीं है। अब इस $1.5 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट से आपने सैलरियाँ निकालनी है। सैलरियाँ हमारा पूरा खानदान काम करता है हमारे साथ तो। दादी अम्मा कस्टमर सपोर्ट करती हैं। 2 लाख रुपए तनख्वाह है दादी अम्मा की। भई आपकी मर्ज़ी, आपकी दादी अम्मा करती भी होंगी कस्टमर सपोर्ट। होंगी, बिल्कुल होंगी। खालू भी काम करते हैं, फूफी भी काम करती हैं, पूरा खानदान काम करता है। मैं भी काम करता हूँ, बीवी भी करती है, अब्बू भी करते हैं। भई जो सैलरियाँ डालनी डाल दें, एफबीआर को ऑडिट करना होगा तो कर लेंगे भाई, उनकी मर्ज़ी। आपने अपने तौर पे जब सारी सैलरियाँ डाल दी, सारे खर्चे डाल दिए, तो फिर जो नेट प्रॉफिट आपका अगर $10,000 बचा है, तो दे दें $10,000 पे टैक्स आप लोग। अकाउंटेंट जाने, उसका काम जाने। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट आप लोगों को? तो अकाउंटेंट आपको गाइड करेंगे। अब तो अकाउंटेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है ना, अकाउंटेंट्स भी अब आपको गाइड करेंगे कि अच्छा आपकी पाकिस्तानी आईडी है, रेवेन्यू आ रहा है, तो चलें मैं आपका टैक्स रिटर्न फाइल करके देता हूँ। तो चलें बताएँ खर्चे क्या हैं आपके? जी मैं गाड़ी चलाता हूँ, डालें भई गाड़ी का खर्चा डालें। जी पेट्रोल भर डालें भाई पेट्रोल का खर्चा डालें। क्लेम करें भाई, क्लेम करें। जी मैं लाहौर गया था कुछ सेमिनार-वेमिनार अटेंड करने। डालें भाई जहाज़ की टिकट डालें। क्लेम करें, सारे खर्चे क्लेम होने हैं अभी आप लोगों के। बड़ी मुश्किल से टैक्स वाले बेचारे तो सही होते हैं वो, उनको टैक्स देता ही नहीं कोई। लोग क्लेम ही इतना कर लेते हैं। तो अब वो बेचारे भी सही कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हमें भी कुछ दे दो। तो ऐसा नहीं है कि जी आपको सारे पैसे टैक्स वाले ले जाएँगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। टैक्स वालों को देता कौन है? अमेरिका में लोग इतनी आसानी से नहीं देते, आप पाकिस्तान की बात करते हैं। देता कौन है इन बेचारों को? बेचारे सही होते हैं। तो बिज़नेस के खर्चे बिज़नेस के जब इतने खर्चे डालते हैं आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप एम्प्लॉइज़ को हायर कर रहे हैं, आपने इन्वेंटरी ली है, आपने ब्रीडिंग की है, फेसबुक की ऐड की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, फलाँ की कॉस्ट, फलाँ की कॉस्ट। अमूमन पहले 1-2 साल लॉसेस में निकल जाते हैं। प्रॉफ़िट थोड़ी होता है पहले 1-2 साल। पहले 1 या 2 साल लॉसेस हो रहे होते हैं आपको और वो लॉसेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो पहले साल मैंने एक अ, 1 करोड़ रुपए का लॉस किया। वैसे बिज़नेस 15 करोड़ का किया। लेकिन नेट लॉस 1 करोड़। अगले साल मेरा लॉस कम होके 50 लाख रुपए हो गया। तो मेरा टोटल लॉस 2 साल का कितना हो गया? 1.5 करोड़। तीसरे साल मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कर डाला, लेकिन मैं तीसरे साल भी टैक्स नहीं दूँगा। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 साल का 1.5 करोड़ का लॉस अब मेरा ऑफसेट मेरा जो प्रॉफिट 1 करोड़ का ऑफसेट होगा, तो अभी भी मेरा नेट लॉस 50 लाख रुपए है। तीसरे साल भी टैक्स नहीं दूँगा अब तो मैं। चौथे साल मेरा 1 करोड़ का दोबारा प्रॉफिट हो गया। चौथे साल 1 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले साल के 50 लाख का लॉस अभी भी मैं कैरी करके चौथे साल में लेकर आ रहा हूँ। तो तब कहीं जाके चौथे साल का प्रॉफिट मेरा 1 करोड़ से कम होके 50 लाख पर आया। अब मैं टैक्स 50 लाख पे दूँगा। एओपी का टैक्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। पार्टनरशिप जो कंपनियाँ होती हैं उनका टैक्स रफली 20-22% के करीब आके बैठता है। दे दें भाई, दे दें भाई, टैक्स दे दें। चौथा साल आप बेचारों ने 4 साल वेट किया आपका, आप भी थोड़ा ख़्याल करें उनका। दे दें टैक्स, ठीक है? ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ऐसा नहीं है कि जी मैं कमाऊँगा, ये लोग ले जाएँगे, अवॉइड करें इन स्टेटमेंट्स को, कोई किसी का नहीं लेके जा रहा है यहाँ पे। आप भी 3-4 साल के बाद ही उनको टैक्सेस पे करेंगे, जब आपके नेट क्योंकि पिछले साल, पहले साल, दूसरे साल के नेट लॉसेस एक्यूमुलेट होते हैं हमेशा।
और वो नेट लॉसेस इसलिए हो रहे हैं कि आपके खर्चे हैं, आपका ऑफ़िस है, आपकी गाड़ी है, पेट्रोल है, इतने खर्चे आपने भी डाले हुए हैं। ठीक है जी? तो लेट अकाउंटेंट्स हेल्प यू। वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपके टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करेंगे, दे विल लुक आफ्टर यू। ऐसा नहीं है जी मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा क्या होगा? ठीक है?